जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग के सामने थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा कि भास्कर सीरीज, यानी आज से हम आप सभी लोगों के बीच में एक सीरीज जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सीरीज का नाम है भास्कर सीरीज। अब इस भास्कर सीरीज में जो है हम हिंदी का जितना भी पाठ्यक्रम आपके परीक्षा में पूछा जाता है, अलग अलग परीक्षाओं में जितने पाठ्यक्रम दिए हैं, हम सारे पाठ्यक्रम यानी हिंदी कह सकते हैं इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तरीके से आपको जो है तैयार करा देंगे। जैसे आप कहीं पर कोचिंग करते हैं इंडिविजुअल हिंदी की, तो वैसे ही आपको इस चैनल टारगेट विद आशु पर जो है हिंदी एकदम विस्तृत रूप से तो आपको तैयार करा दी जाएगी। वो चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीडीओ की तैयारी, चाहे यूपी पीसीएल की तैयारी, एसएससी जीडी की, यूपीएसआई की, टेट एग्ज़ाम की, या अदर्स जितने भी यूपी में एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में हिंदी पूछी जाती है। तो उन सभी एग्ज़ाम को जो है तोड़ने के लिए आप हिंदी की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको हिंदी की सारी चीज़ें एकदम बाकायदा ऑफलाइन की तरह आपको समझाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक रहेगा समास, यानी भास्कर सीरीज की जो है पहली क्लास है, इस पर हम जो है समास पर चर्चा करेंगे। नहीं, पहली क्लास समास से ही स्टार्ट करेंगे। अब समास में देखिए जो है समास को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। पहली वीडियो में जो है समास से संबंधित बातें बताएंगे, इसके बाद जितने भी शेष बातें रह जाती हैं उन पर हम दूसरी वीडियो बनाकर कवर करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है समास। अब हम चलेंगे पहले समास की तरफ कि समास क्या होता है। तो अगर आप लोग अभी तक इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आज ही जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। और देखिए, पहले इस वीडियो का नाम पहले इस चैनल का नाम कुछ और था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या हुई जिसके कारण इस चैनल का नाम बदल कर अब टारगेट विद आशु कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, टारगेट विद आशु में ये भास्कर सीरीज की समास वाली क्लास। तो समास वाली क्लास में सबसे पहले आप जानेंगे कि समास जो है कहाँ से आया है, या समास कौन सा शब्द है। क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ने से पहले आप उसकी जड़ को मजबूत कीजिए, यानी बेसिक बातों को आप समझिए। देखिए, समास तो आप बहुत पहले से पढ़े हैं, आप जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप समास जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा कि समास जो है क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब समास जो है ये संस्कृत भाषा के क्या है, एक शब्द, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। यानी समास क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि समास कौन सा शब्द है, तो वहां पर आपको करना है कि संस्कृत भाषा का शब्द होता है। अब समास का मतलब क्या होता है, तो समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण या छोटा करना, यानी किसी चीज को छोटा करना या संक्षेपीकरण करना या कम करना, वही हमारा समास होता है। अच्छा, समास को हिंदी में क्या कहते हैं, तो समास को हिंदी में कहते हैं समस्त पद, यानी समास को हिंदी में कहते हैं समस्त पद। समास का नाम होता है हिंदी में समस्त पद। ठीक है, तो समास जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब होता है संक्षेपीकरण करना या छोटा करना, और इसका अन्य नाम जो है समस्त पद या समासिक शब्द होता है। आप सबसे पहली बात कि समास का विलोम क्या होता है, यानी समास का जो है उल्टा क्या होता है, तो समास का उल्टा होता है व्यास, यानी समास का उल्टा होता है व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताएं कि समास एक संस्कृत भाषा का शब्द है। समास जो है क्या है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होता है समासिक शब्द या समस्त पद, यानी हिंदी में एक इसका नाम है, और इसका जो है मतलब होता है समास का, वो होता है संक्षेपीकरण करना या छोटा करना। ठीक है, और इसका उल्टा यानी इसका विलोम होता है व्यास, ना कि विग्रह होता है। आप लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो परीक्षा में गलती करते हैं, आ जाता है कि समास का विलोम क्या होता है और आप लोग करके चले आते हैं विग्रह, जबकि गलत है, समास का विलोम होता है व्यास। ठीक है, तो चलिए, अब हम पहले चलेंगे समास की परिभाषा की ओर। तो समास की परिभाषा होती है दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द, यानी दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द क्या होता है, समास होता है। ठीक है, परिभाषा पूछा जाएगा तो इसकी परिभाषा आप एक तरीके से और ले सकते हैं कि शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं, या दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द समास कहलाता है। अब इसके बाद चलते हैं समासिक शब्द या समस्त पद, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दो शब्दों का इकट्ठा रूप, यानी समासिक शब्द को या समस्त पद को या समास को हो, तो इसका मतलब होता है दो शब्दों का इकट्ठा रूप।
इसके बाद चलते हैं समास विग्रह की तरफ। तो समास विग्रह का मतलब होता है समासिक शब्दों को तोड़ना, यानी समासिक शब्दों या समस्त पदों को जो है तोड़ना है, वही होता है समास विग्रह करना। यानी विग्रह में अलग करना, और समास में समस्त पद को या समासिक शब्द को जो है विग्रह में अलग करना। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं समास के प्रकार, यानी समास के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए समास के जो है प्रकार ये कई आधार पर बांटे गए। जैसे पहला आ जाएगा इसमें प्रधानता के आधार पर जो है समास वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न आएगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार समास के कितने प्रकार होते हैं, तो वहां पर आपका राइट जवाब हो जाएगा 4। तो आप लोग जान लीजिए कि चाहे आपसे पूछे प्रधानता के आधार पर या फिर पूछे आपसे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो दोनों के अनुसार जो है समास हमारा 4 प्रकार का होता है। ठीक है। अब कौन कौन सा 4 होता है तो ये भी देखिए आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास। ठीक है। चौथा क्या है? बहुव्रीहि समास। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि समास के कुल भेद कितने होते हैं। यानी आप जान चुके कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार या फिर प्रधानता के अनुसार समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब चलिए, अब इसमें है आपसे पूछा जाएगा ऐसे सीधे सीधे परीक्षा में कि जो है समास के कुल भेद कितने हैं, समास के समानता कुल कितने भेद हैं। तो वहां पर आपका राइट जवाब होगा कि समास के कुल समानता या फिर कुल 6 प्रकार होते हैं। अब इसमें 6 कैसे होते हैं इसको भी देखिए। पहला है अव्ययी भाव समास, उसके बाद जो है दूसरा है, कलर चेंज कर लें थोड़ा 1 मिनट, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, छठवा है कर्मधारय समास। यानी पहला क्या है? अव्ययी भाव समास, जो कि उसमें भी था, तत्पुरुष समास उसमें भी था और इसमें भी है, बहुव्रीहि समास उसमें भी था और इसमें भी है। उसके बाद द्विगु समास और द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। यानी द्विगु समास उसमें नहीं था और कर्मधारय उसमें नहीं था, बाकी द्वंद्व उसमें भी था। यानी 4 तो ये पुराने हो गए। अब इसमें नया 2 जुड़ गया है, कौन कौन सा? द्विगु और कर्मधारय। अब ये जुड़ा कहाँ से है? अगर कामता प्रसाद गुरु ने या फिर प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार बताए गए, तो फिर ये 2 कहाँ से आ गए? तो ये भी जानिए कि 2 कहाँ से आए हैं। भी प्रश्न से पूछा जाता है कि द्विगु समास और कर्मधारय समास का निर्माण कहाँ से हुआ है। तो इसका निर्माण जो है वो तत्पुरुष समास से हुआ है। किससे हुआ है? तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास के ये 2 प्रकार हैं, द्विगु और कर्मधारय। यानी कामता प्रसाद गुरु जो थे उन्होंने द्विगु और कर्मधारय को जो है तत्पुरुष में ही मान लिया था कि ये तत्पुरुष के ही हिस्से होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 4 माना, 2 को नहीं पढ़ाया, उन्होंने भी 2 को पढ़ाया था, लेकिन वो जो है समानता इसके प्रकार नहीं देते कि समास 6 प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा था 4 ही होते हैं, और 4 में तत्पुरुष से के जो है 2 प्रकार होते हैं, द्विगु और कर्मधारय। यानी तत्पुरुष से इनका निर्माण हुआ है, इनकी परिभाषाएं जो है इनसे मिलती जुलती हैं। ठीक है। अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा कि कामता प्रसाद गुरु क्या गलत थे? गलत नहीं थे, उनका मानना सही था। ठीक है। तो अब चलेंगे हम पहले अव्ययी भाव समास की तरफ। अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? ठीक है। और शेष जितने भी टॉपिक आज कवर हो जाएंगे, मतलब समास से संबंधित जितने भी प्रकार हैं अगर कवर हो जाएंगे उतने ठीक है, और जितने रह जाते हैं उन पर हम एक वीडियो और यानी कल जो है हम समास को पूरी तरह से खल्लास कर देंगे। देखिए हम चाहते तो एक दिन में कवर कर सकते थे, लेकिन मेरा मकसद है कि आप लोग के समझ में अच्छे से आ जाए। समास जो है हम कम समय का वीडियो बनाएंगे तो आप उसे 2 बार, 1 बार, 3 बार आसानी से देख भी सकते हैं और आप लोग के समझ में आसानी से आ भी जाएगा। ठीक है। इसीलिए हम जो है आपको कई वीडियो में कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम चाहते तो 1 घंटे में बना के कवर कर दें। ठीक है। तो चलिए, इसमें है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में इसकी परिभाषा होती है कि जिस समास में प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग या प्रधान होता है, तीनों एक ही चीज है, या आप अव्यय कहो या उपसर्ग कहो या प्रधान, मतलब कोई भी चीज हो। ठीक है। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समास में प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है या प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे भर पेट, तो इसमें भर क्या है? अव्यय या उपसर्ग है। भर क्या है? उपसर्ग है। अव्यय मतलब जो परिवर्तन ना किया, जिसमें जो है हम बदलाव ना कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं।
तो भर पेट यानी पेट भर, यथार्थ, आजन्म यानी जन्म भर, यथामति प्रतिदिन, यथा समय, यथा रुचि, प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह, ये सारे क्या हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसके बाद बेवजह, बेवफा, निडर, इच्छानुसार, उसके बाद जीवन प्रयत्न, ये सारी चीज़ें क्या हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि बेवफा में कौन सा समास है, तो बेवफा में जो है आपसे 4 ऑप्शन रहेगा, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधार है और अव्ययी भाव। तो वहाँ पर आपको सही करना है अव्ययी भाव समास की तरफ, क्योंकि बेवफा में बे जो है ये एक उपसर्ग है, बेवजह में बे उपसर्ग है, निडर में नी जो है उपसर्ग है, इच्छानुसार में जो है अव्ययी भाव समास, जीवन प्रयत्न में अव्ययी भाव समास, भर पेट में अव्ययी भाव समास। तो मुझे उम्मीद है कि अव्ययी भाव समास आप लोग के समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर भी चर्चा करेंगे। तो जिसमें है अव्यय के दोहराने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। क्या, यानी अव्यय के दोहराने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, क्या होता है धीरे धीरे, जगह जगह, जल्दी जल्दी, संग संग, ये सारे क्या हैं अव्यय के दोहराने पर जो है अव्ययी भाव समास होता है। उसी का एक उदाहरण है कि धीरे धीरे, जगह जगह, जल्दी जल्दी, संग संग। ऐसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि धीरे धीरे में कौन सा समास होता है, प्रश्न आएगा कि धीरे धीरे में कौन सा समास होता है, तो वहां पर आपको करना है अव्ययी भाव समास। संग संग में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। जल्दी जल्दी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। इसके बाद आ जाएगा जल्दी जल्दी में कौन सा समास, जगह जगह में, संग संग में कौन सा समास, तो वहां पर आपको अव्ययी भाव समास की तरफ टिक करना है। इसके बाद दूसरा तथ्य, संज्ञा के दोहराव होने पर अव्ययी भाव समास होता है। क्या है, संज्ञा के दोहराव, ये संज्ञा के जो है 2 बार आने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे नगर नगर, गांव गांव, एकाएक, एकाएक। इसके बाद कानो कान, घर घर, रातों रात, शहर शहर, और क्या है हाथों हाथ। ये सारे क्या हैं संज्ञा के दोहराव होने पर जो अव्ययी भाव होता है उसी के एग्जाम्पल हैं। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि नगर नगर में कौन सा समास है, तो क्या करना है अव्ययी भाव समास। गांव गांव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। एकाएक में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। कानो कान में कौन सा समास है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ में कौन सा समास है, शहर शहर में कौन सा समास है, रातों रात में कौन सा समास है, और घर घर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो आगे क्या है, अगला समास, अगला है दूसरा नंबर समास का प्रकार, वो है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। अब इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, यानी जिस समास का दूसरा पद या फिर उत्तर पद, देखिए दूसरे पद को आप उत्तर पद भी कह सकते हैं और प्रथम पद को पूर्व पद, यानी प्रथम पद को आप पूर्व पद कह सकते हैं और दूसरा पद जो बाद वाला पद होता है उसे आप उत्तर पद भी कह सकते हैं। आपको ऐसे भी मिलेगा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है या जिस समास का पूर्व पद उस दूसरा पद प्रधान होता है। इसके बाद तथा, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि कौन से समास का दूसरा पद प्रधान होता है, ये कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो वहां पर आपका सही जवाब तत्पुरुष समास हो जाएगा। आएगा प्रश्न कि कौन से समास में कारक विभक्ति का लोप होता है, तो वहां पर सही जवाब तत्पुरुष समास। देखिए हम आपको पढ़ाने के साथ साथ प्रश्न भी बताते चलते हैं ताकि आप पढ़ने के बाद ये जान जाएं कि कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जानते बहुत कुछ हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। थ्योरी हमें बाकायदा याद है लेकिन प्रश्न पूछने का आंसर देने का तरीका हमें नहीं आता है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस भास्कर सीरीज़ के माध्यम से हिंदी आपको एक अच्छे लेवल पर
करवा देंगे, वो चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC-GD का एग्ज़ाम हो, या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जो है हिंदी पूछा जाता है, या फिर आप एकेडमिक लेवल में हैं, हाई स्कूल में हैं, 9th में हैं, 6 में, 7 में, या फिर इंटर में, जितने भी क्लासों में समास पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास में जो है 6 प्रकार की विभक्ति का लोप होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास में कितने प्रकार की विभक्ति का लोप होता है, या कौन कौन सी विभक्ति का लोप होता है। तो वहां पर आपको करना है 6 प्रकार। अब देखिए, कारक तो 8 होते हैं, तो आप 6 प्रकार का ही लोप क्यों होता है। तो देखिए, 2 का नहीं होता है। अब 2 का कौन कौन सा नहीं होता है। तो पहला है कर्ता कारक, यानी कर्ता कारक की जो विभक्ति है उसका लोप नहीं होता, यानी कर्ता ने। कर्ता में क्या होता है विभक्ति, ने तो होती है, तो यानी कर्ता का लोप नहीं होता है। और दूसरा क्या है, संबोधन। क्या है, संबोधन, यानी कर्ता और संबोधन, ये 2 कारक ऐसे हैं जिनका तत्पुरुष समास में लोप नहीं होता है। इसीलिए इन 2 को घटाकर 6 ही प्रकार की विभक्ति है जिनका लोप होता है। ठीक है, तो पहला है कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, को का लोप होगा। जैसे शरणागत, यानी शरण को आगत, इसमें क्या होता है, को का लोप हो जाता है, वही शरणागत हो गया। यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, इसमें जो है को का लोप होता है, इसीलिए होता है यश प्राप्त, शरणागत। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, जैसे शरणागत, यश प्राप्त। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा इसका लोप होता है। किसका होता है, से का या फिर के द्वारा का। जैसे तुलसी कृत, यानी तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत। मन माना, यानी मन से माना या मन के द्वारा माना। यहाँ गलती से आप लोग लीजिएगा के द्वारा या फिर से, यानी मन से माना या मन के द्वारा माना। तो आपको ये चीज कैसे करना है, जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न आया कि तुलसी कृत में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो देखिए, आप पहले इसका विग्रह करेंगे, यानी तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत, तो वहां पर आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष। अभी आपको कैसे याद रहेगा, तो जब आपको कारक पढ़ाएंगे तो हम कारक को याद करने का एक अच्छा तरीका बताएंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ऐसे ही आपको हम ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से याद कर लें। तो मन माना में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष है, यानी मन से माना या मन के द्वारा माना। इसके बाद हमारा दूसरा प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष। क्या है, संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष में जो है के लिए का लोप होता है। किसका होता है, के लिए का लोप होता है। जैसे हवन सामग्री, यानी हवन के लिए सामग्री, यानी हवन के लिए सामान। गुरु दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, यानी विद्या के लिए आलय। आलय मीन्स घर, यानी विद्या का जो घर है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएगा कि हवन सामग्री में कौन सा समास है या कौन सा तत्पुरुष समास है। तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। हवन सामग्री, गुरु दक्षिणा, विद्यालय, यानी जहां पर के लिए का लोप हो उन सभी प्रकार के शब्दों में जो है संप्रदान तत्पुरुष का बोध होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। चौथा है अपादान तत्पुरुष, यानी चौथा हमारा है अपादान तत्पुरुष। अपादान में से या फिर तुलना होती है या फिर अलग होता है, यानी अलगाव का बोध होता है या तुलना की जाती है। जैसे पाप मुक्ति, यानी पाप से मुक्ति, यानी पाप से अलगाव हो गया। जब अलगाव की बात होगी या फिर तुलना की जाएगी तो वहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाप मुक्ति, यानी पाप से मुक्ति, यानी पाप से बहुत दूर अलगाव हो गया। देश निकाला, यहाँ पर से काट लीजिएगा आप लोग, से नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा देश निकाला। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा, यानी देश से निकाला। क्या हो जाएगा, देश से निकाला।
तो देश निकाला का मतलब अपादान तत्पुरुष, पाप मुक्त का मतलब अपादान तत्पुरुष। इसके बाद पांचवा है संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का की के, क्या होता है, का की के रा री रे ना नी ने, यानी जब इन प्रकार के जो है शब्दों का लोप होता है तो वहाँ पर हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। किसका किसका, का की का, के का, रा री रे ना नी ने। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे राजमाता यानी राजा की माता, क्या हो जाएगा, राजा की माता, इसको आप क्या कहेंगे, राजमाता। तो यहाँ पर की का लोप होता है। राजपुत्री यानी राजा की पुत्री, राज्य मंत्री यानी राज के मंत्री, कन्यादान यानी कन्या का क्या, दान। ठीक है, यानी राजमाता का मतलब राज की माता, राजपुत्री का मतलब राजा की पुत्री, राज्य मंत्री का मतलब राज का जो है मंत्री यानी राज के मंत्री, कन्यादान का मतलब कन्या का दान। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष। अब इसके बाद हम चलते हैं छठवां नंबर विभक्ति। तो छठवां यानी लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में या पर का लोप होता है। किसका होता है, में का या पर का। जब में का या पर का लोप होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे वनवास यानी वन में वास, युद्ध वीर यानी युद्ध में वीर, जीव दया यानी जीवों पर दया। ठीक है, जैसे युद्ध वीर यानी युद्ध में वीर, वनवास यानी वन में वास यानी वन में रहने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। जब आपको ऐसे शब्द मिलेंगे कि वनवास में, युद्धवीर में या जीवदया में कौन सा समास है, तो वहां पर पहले आपको इसका विग्रह करना है, यानी वन में वास, युद्ध में वीर। अब आपको याद रखना है कि में या पर का बोध कहाँ होता है, अधिकरण कारक में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन में वास, तो में कहाँ पर आता है, अधिकरण में। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाकर आंसर करना है कि अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि वनवास में कौन सा समास है, तब तो आप कर ले जाएंगे तत्पुरुष समास है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तब दिक्कत हो सकती है। तो उस दिक्कत के लिए आप जो है कारक को याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे हम आपको आसानी से समझा दिए कि अधिकरण में या पर होता है, अपादान में से या अलगाव होता है, तुलना की जाती है, संबंध में का की के रा री ना नी ने होता है, करण में से या के द्वारा होता है, संप्रदान में के लिए होता है, उसके बाद कर्म में को होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग कापी में लिख लीजिए। ठीक है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जितने भी शेष टॉपिक रह गए हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। इस समास को 2 वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। और अगर आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे तो इस वीडियो के अंत में कमेंट्स ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस को देखते रहिए। और देखिए, हम हिंदी से संबंधित विलोम, पर्यायवाची, इन सब चीज़ों पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोग एसएससी जीडी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, इन सभी चीज़ों का अहम रोल होता है। तो आप लोग ज़रूर से उस वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान का आकलन कीजिए। जैसे अगर आप लोग समास पहले से पढ़े हैं तो अच्छी बात है कि आप पढ़ें, लेकिन यहाँ पर आप अपने ज्ञान का आकलन कीजिए, क्या हमें आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समाज से संबंधित जितने भी टॉपिक पर चर्चा किए हैं वो चीज़ आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।